ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 से हम सुन रहे ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज़ डायरेक्टर मोमिंद्रा सिंह जी। मोमिंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। गौरव जी, स्नो तो यहाँ मेट्रो वैंकूवर में खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ पर फ्लडिंग की और रेन स्टॉर्म की फोरकास्ट दी जा रही है। वे लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं, आसपास रहते हैं समुद्र के या नदियों के रिवर्स के आसपास रहते हैं, उनको वार्निंग दी जा रही है कि फ्लडिंग होने की फोरकास्ट है और वे सावधान रहे। और खबरों में गौरव जी, लैंगली में एक कोंडो कॉम्प्लेक्स के सारे यूनिट्स को खाली करना पड़ा, इवैक्यूएट करना पड़ा जब वहां की रिटेनिंग वॉल टूटने लगी। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि बस एक्सीडेंट जो इंटीरियर BC में बस एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, और जो सर्वाइविंग पैसेंजर्स हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि जब हाईवे की हाल इतनी बुरी थी, इतनी बुरी कंडीशन थी, तो हाईवे को बंद क्यों नहीं कर दिया गया? इस बारे में और भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और जब हम रोड एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं तो मेपल रिज में RCMP इन्वेस्टिगेट कर रही है। वहां पर एक पेडेस्ट्रियन को एक कार से टक्कर हुई है और पुलिस इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है गौरव जी। और खबरों में गौरव जी, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ताइवान ने चाइना का सामना करने के लिए अपने जो कंपल्सरी सर्विस है उसको 1 साल से बढ़ा दिया है गौरव। और खबरों में ऐसा बताया जाता है कि वैंकूवर में स्टैनली पार्क पे जो सी वॉल है उसको बंद कर दिया गया। वहां पर लोग अब जा नहीं सकते क्योंकि स्टॉर्म सर्ज के कारण ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है कि स्टैनली पार्क में भी शायद फ्लडिंग हो। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि जब तक उन्हें हेल्थ रिफॉर्म की आउटलाइन नहीं मिल जाता, यानी कि कोई ब्लूप्रिंट या प्लान नहीं मिल जाता कि किस तरह से हेल्थ केयर को कनाडा में रिफॉर्म किया जाएगा, तब तक वे इस देश के प्रीमियर से मिलने से इनकार करेंगे। पाकिस्तान को बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। सिविल सर्वेंट्स के तथा सरकार के कई कॉस्ट कटिंग मेजर्स उन्होंने सामने लाए हैं और सिचुएशन इतना बुरा हो गया है गौरव कि पाकिस्तान को अपनी वाशिंगटन DC में, यानी वाशिंगटन अमेरिका में जो अपनी एम्बेसी की बिल्डिंग है उसे बेचना पड़ रहा है। और फिर एक बार फिर से लोकल खबरों में फरवरी में जो फ्रीडम कॉन्वॉय, सो कॉल्ड फ्रीडम कॉन्वॉय हुई थी, उसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका ये कहना है कि वे विनिपेग में एक यूनिटी कॉन्वॉय करना चाहते हैं फरवरी में। जो पहला एनिवर्सरी होगा ओटावा में जो कॉन्वॉय की फ्रीडम कॉन्वॉय की ब्लॉकेड थी उसकी। लेकिन पहले उन्होंने ये ऑर्गेनाइजर्स ने ये घोषणा की थी कि ओटावा में भी वे एक प्रोटेस्ट करेंगे। तभी ये मालूम नहीं गौरव जी क्या ये ओटावा में होगा प्रोटेस्ट या विनिपेग में होगा। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि इंडिया ने चाइना से आने वाले फ्लाइट्स के जितने भी पैसेंजर्स है सभी को वे कोविड-19 के लिए टेस्ट करें, क्योंकि कोविड-19 वायरस चाइना में फैल रहा है एक बार फिर से। और ऐसा बताया जाता है कि एक फ्लाइट जो है उसमें 12 पैसेंजर्स पॉजिटिव पाए गए। उनमें से एक पैसेंजर जो था वो चाइना से आया हुआ था। और इंडिया इस बारे में अब विचार कर रही है कि क्या चाइना से आने वाले फ्लाइट्स को पूरी तरह से रोक दिया जाए या नहीं गौरव जी। और गौरव जी, और खबरों में ऐसा बताया जाता है रिपोर्ट्स में कि बफलो तथा न्यूयॉर्क स्टेट में जो स्नो स्टॉर्म आई थी, अभी भी वहां पे लोग स्नो में फंसे हुए, आइस में फंसे हुए हैं। और कई लोग अब ये सवाल कर रहे हैं, इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि क्यों यूक्रेन के प्रधान ज़ेलेंस्की ने इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की है कि किस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को किस तरह से रोका जाए। तो इसके पीछे भी कुछ स्ट्रेटजी है, क्यों ज़ेलेंस्की ने मोदी को फोन किया गौरव? जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात ताइवान की करेंगे। वहां पर टेंशन बढ़ी हुई है, हमने कल भी बात की थी। तो इसी बीच सुनने में आया है कि मिलिट्री सर्विस का समय वहां की सरकार ने बढ़ा दिया है। तो इसका क्या मतलब है, विस्तार में बताएं।
जी गौरव जी, ताइवान और चाइना के बीच जैसे कि पहले हम बातचीत कर चुके हैं कि टेंशन उनके बीच हमेशा रहता है 1949 से, जबकि चाइना में सिविल वॉर हुआ। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने सारे चाइना को संभाल लिया, कंट्रोल कर लिया। और जो नेशनलिस्ट पार्टी थी, उनकी जो नेशनलिस्ट थी, एंटी कम्युनिस्ट सरकार थी, वो चाइना छोड़कर ताइवान पे आ गई। और ताइवान उस समय चाइना का एक हिस्सा था, लेकिन नेशनलिस्ट ने वहां पर अपना सरकार स्थापित कर लिया और उनका ये कहना था कि ताइवान उनसे अलग है। तो पहले शुरुआत में ताइवान हमेशा ये कहता था कि एक बार हम जाकर कम्युनिस्ट चाइनीज को हराकर एक बार फिर से हम चाइना के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। और कम्युनिस्ट चाइना का हमेशा ये कहना था कि ताइवान उनका एक हिस्सा है, जो वे हमेशा हांगकांग को भी कह रहे थे कि हांगकांग भी उनका एक हिस्सा है। जबकि 100 साल तक हांगकांग ब्रिटेन के नीचे था, लेकिन बाद में ब्रिटेन ने 1999 में हांगकांग को वापस चाइना को रिटर्न कर दिया। लेकिन ताइवान की जो नेशनलिस्ट सरकार है, ताइवान में जो लोग रह रहे हैं, उनका कहना है कि हम चाइना का एक हिस्सा होने वाले नहीं है, जब तक चाइना कोई कम्युनिस्ट पार्टी के नहीं। तो आप गौरव जी, चाइना हमेशा अपने लड़ाकू विमान, लड़ाकू जहाज जो हैं, उनको भेज रहे हैं ताइवान पे। वहां पर जाकर वे हमेशा उनको प्रोवोक करते हैं, उनको इंस्टिगेट करते हैं, उनको भड़काते हैं। और कल गौरव जी ये सुनने में आया कि चाइना के 42 लड़ाकू विमान और कई लड़ाकू जहाज जो ताइवान के जोन है उसमें घुस गए। और वहां पर वो जाकर शायद ताइवान को ललकार रहे थे, उन्हें कर रहे थे कि वो बाहर आकर उनसे लड़े, जिससे कि युद्ध छिड़े। लेकिन ताइवान ने ऐसा नहीं किया। लेकिन बाद में चाइना की जो मिलिट्री वो वापस चली गई गौरव जी, लेकिन ताइवान ने क्या किया है, उन्होंने अपने सभी लोगों की जो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है, उसको 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया, 2024 से। यानी कि अगले साल नहीं, 2 साल से, अभी अभी 2024 में कोई 12-13 महीना के बाद वहाँ पे जो कंपल्सरी सर्विस होता है, सभी जो नवयुवक होते हैं, जब वो 18 साल की उम्र के होते हैं, तो उन्हें 4 साल तक कंपल्सरी, माफ करना, 4 महीने तक कंपल्सरी जाकर मिलिट्री में सर्विस देना पड़ता है, जहाँ पर उन्हें बेसिक ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, इस आशा में कि अगर कभी चाइना से युद्ध छिड़ा तो उनके जितने भी नौजवान हैं, सब युद्ध के लिए तैयार रहेंगे। और अब इस मिलिट्री सर्विस को 20 जनवरी 2024 से गौरव 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ताइवान की जो मिलिट्री है वो भी बढ़ जाएगी। ताइवान के जो प्रधान है गौरव जी, उनका कहना है कि उनके देश के को और उनके देश के लोगों को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। अगर कम्युनिस्ट चाइना की लिबरेशन आर्मी ने हमला की, तो ताइवान के लोगों को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। इसीलिए ये मिलिट्री सर्विस को गौरव जी 4 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। जी, उमेंद्र जी, हम चाइना की बात कर रहे थे। काफ़ी भयानक खबरें आ रही हैं। चाइना सारे कोविड केसेस के बारे में रिपोर्ट्स को छुपाता आया है, लेकिन अभी इंडिया में भी कुछ चाइना के जो यात्री वहां पर पहुंचे हैं, उनमें कोविड पाया गया है। तो दोनों देशों में काफ़ी ज़्यादा डर बना हुआ है। सौरभ जी, पहले से इंडिया और चाइना के बीच टेंशन है, तनाव है, वो इसलिए क्योंकि चाइना उनके बॉर्डर पर, यानी कि इंडिया के बॉर्डर पर जाकर वहां पर वे घुसने की कोशिश कर रहे थे, हिमालयन में और अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में गौरव जी। और अब और ज्यादा टेंशन बढ़ गया, क्योंकि चाइना में, जैसे कि आपने कहा गौरव जी, ये सच है कि वहाँ के लोग खुद ही रिपोर्ट दे कि कई सारे लोग कोविड-19 से पीड़ित है। ऐसा बताया जाता है कि केवल 20 दिनों में 250 मिलियन लोग गौरव जी, 250 मिलियन लोग अ, कोविड से पीड़ित रिपोर्ट हॉस्पिटल आए 20 दिनों में। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। और इंडिया की सरकार ने चाइना से जितने आए हुए प्लेन्स हैं, उनके पैसेंजर्स को टेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा बताया जाता है अभी हाल में जो एक फ्लाइट चाइना से आया गौरव जी, उनमें कम से कम 12 पैसेंजर्स पॉजिटिव टेस्ट किए गए और एक पैसेंजर बहुत ही बुरी तरह से बीमार है कोविड से। और इंडिया की सरकार इस बात से बहुत ही चिंतित है कि चाइना से आ रहे फ्लाइट्स जो है गौरव जी, उसमें कितने पैसेंजर्स कोविड-19 से पीड़ित है, और क्या अब इन फ्लाइट्स को रोक देना चाहिए या नहीं। और गौरव जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब इंडिया ने इस तरह का मेजर्स अपनाया है, क्योंकि चाइना में इतना ज्यादा कोविड फैल रहा है, तो क्यों नहीं अमेरिका और कनाडा में भी
इस तरह से लोगों को वो पैसेंजर्स जो चाइना से आते हैं उनको क्यों नहीं कोविड टेस्ट किया जाता, जिससे कि हमें पता चले कि कितने लोग जो चाइना से आ रहे हैं वो कोविड-19 से पीड़ित हैं या नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो चाइनीज़ है या चाइना से आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि चाइना में जिस तरह से कोविड फैल रहा है गौरव जी, किसी और देश में नहीं फैल रहा। और अगर आप पीछे जाएँ और सोचें कि 2022 और 2021 में भी यही हुआ था कि रिपोर्ट आ रही थी कि चाइना में ये एक नया बीमारी है, फैल रहा है तेज़ी से, और लोग माँग कर रहे थे उस समय भी कि अमेरिकन और कैनेडियन सरकार जो चाइना से आए हुए फ्लाइट्स को रोक दे या उनको पैसेंजर्स को टेस्ट करे। लेकिन उस समय पैसेंजर्स को नहीं टेस्ट किया गया। बाद में ये पता चला कि चाइना से कई लोग वो वायरस को लेकर कनाडा आए, अमेरिका आए और यहाँ पर भी वो बीमारी फैला दिए। तो वो गौरव सवाल ये उठता है, क्यों नहीं चाइना माफ़ करना, क्यों नहीं कनाडा की सरकार और अमेरिका की सरकार वही करती है जो इंडिया की सरकार अभी कर रही है? जी। उमेंद्र जी, आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, वहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात हैं। आप बता रहे थे कि एम्बेसी तक को बेचना पड़ सकता है। बेचना पड़ सकता है नहीं, वो बेच रहे हैं, उसको सेल पे लगा दिया है। जो पाकिस्तान की जो एम्बेसी की बिल्डिंग है वाशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट्स में गौरव जी, उसको सेल पे लगा दिया उन्होंने, 1 महीने हुए। और उस बिल्डिंग के ऊपर अभी 3 ऑफर्स आए हैं और किसी भी ऑफर को अभी स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन ऐसा पता चलता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी स्वीकार किया जाएगा। गौरव जी, हमने पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उस बारे में पहले भी बातचीत की थी। लेकिन जब इमरान खान को उसकी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से हटाया गया, उसकी जगह शहबाज प्रधानमंत्री बने गौरव जी, तो गौरव जी उस समय जब वो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, तो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में भूल के पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में सोचने लगे कि शहबाज शरीफ ने सरकार को संभाला है, कैसे चलेगा सरकार। इमरान खान उधर मार्च कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस्लामाबाद के ऊपर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। तो और फिर उसके बाद जो आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल बाजवा, उसकी जगह किसी और को चुना गया। बाजवा अपने पोजीशन से रिटायर हुए। गौरव जी, ये सब होने लगा तो लोगों का ध्यान इन सब इश्यूज पे आ गए, फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर वो से हट गया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सिचुएशन था वो सुधर गया, वो सुधरा नहीं है, और भी बुरा हो गया। गौरव जी, जिस तरह से श्रीलंका माफ़ करना, श्रीलंका इस साल के शुरुआत में चाइना से डील्स बना के वो बैंकरप्ट हो गए, उसी तरह लगता है कि पाकिस्तान का भी वही हाल होने वाला है। अब पाकिस्तान की रुपीस गौरव जी एक बार फिर से डीवैल्यू की गई कल, और वो और भी नीचे चली गई, उसकी वैल्यू और भी नीचे चली गई है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब पैसे नहीं है। जब पाकिस्तान की रुपी वैल्यू की गई, डीवैल्यू की गई, यानी उसकी वैल्यू कम की गई, तो उसका मतलब ये है जो भी सामान वो खरीद रहे हैं बाहर से, उनका कॉस्ट जो है वो और ऊपर, खर्च और ऊपर चला गया है गौरव जी, और जो भी वो बेच रहे हैं उनका वैल्यू भी वो नीचे चला गया। तो गौरव जी, अब पाकिस्तान को ऐसा बतलाया जाता है, पाकिस्तान हैज रिजोर्टेड टू डेस्परेट कॉस्ट कटिंग मेजर्स सच एज उनकी सरकारी गाड़ियां हैं, उनके लिए जो फ्यूल है उसको रेशन किया जा रहा है। उनको ये बतलाया जा रहा है, सरकारी कर्मचारियों को ये बतलाया जा रहा है कि सरकारी गाड़ी मत इस्तेमाल करो, अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो उनको बहुत ही कम फ्यूल मिलता है। और साथ साथ में गौरव जी, उनकी जो ट्रेवल है, सरकारी ट्रेवल है, सभी कैंसिल कर दी गई है। लोग जो सरकारी कर्मचारी है वो ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है। और उनकी जितनी भी लीव एनकैशमेंट है, यानी कि लीव के सिवाय उनके जो पैसे मिलते थे, अगर कोई लीव नहीं लेता था, सरकार से काम कर रहे हैं, सरकारी का लीव नहीं लेता, तो उनको पे आउट किया जाता था, एनकैशमेंट पैसे दिए जाते थे। अब वो भी कैंसिल कर दिया गया। उनसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने लीव लो, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपका लीव भी आप खो देंगे। और भी बेनिफिट जो है गौरव जी, जैसे कि मेडिकल बिल पेमेंट्स है, अलाउंसेस है, सभी को कैंसल किया जा रहा है गौरव जी। और अभी जो उसकी फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, इशाक डर, उनका कहना है कि जो फॉरेन डेट है वो बढ़ता चला गया। फॉरेन डेट बढ़कर अब गौरव जी 130 बिलियन डॉलर्स हो गया है। और पिछले 3 सालों में, या 130 बिलियन डॉलर्स में से पिछले 3 सालों में 73 बिलियन डॉलर्स केवल 3 साल, पिछले 3 साल में है। और उनकी जो डेफिसिट है गौरव जी, अब बढ़कर कम से कम 30 बिलियन डॉलर्स हो गई, यानी कि उनकी घाटा, जो घाटे पे चल रहे हैं, 30 बिलियन डॉलर्स यूएस के हम बात कर रहे हैं, उतना है। और इतना ज्यादा पैसे वो बाकी हैं फॉरेन देशों को, वो दे नहीं रहे हैं, दे पा नहीं रहे, उनके पास पैसे नहीं है। इसीलिए उनके उन्हें मजबूरन अपना जो
उनको मजबूरन अपना जो एम्बेसी है अमेरिका में उसकी बिल्डिंग को बेचना पड़ा। कई सालों से ये बिल्डिंग पाकिस्तान के नाम पर था। पाकिस्तान ने ये बिल्डिंग खरीदे हुए पाकिस्तान को कई साल हो गए, लेकिन अब मजबूरन उन्हें ये बेचना पड़ रहा है। और पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वाशिंगटन में, वो किसी जगह पर रेंट करके अपनी एम्बेसी को रेंटल पर खोलेंगे गौरव जी। लेकिन गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि कई और जो कई और मेजर्स है वो सरकार अपना रही है, जिससे कि ये जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको संभाल सके और देश को फाइनेंशियल बैंकरप्सी से रोक सके। जी, उमेंद्र जी, यूरोप में ऐसा कौन सा देश है जो भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री देने के लिए तैयार है? तैयार था और मिल रहा था, अब उन्हें रोक दिया गौरव जी। ये सेबिया है ये देश। सेबिया में पहले भारतीयों को बिना वीजा के वे जा सकते थे। वहां पर जैसे वो पहुंचे, वहां वीजा स्टैंप कर दिया जाता था, तो उनको पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं होती थी। अब गौरव जी सेबिया का कहना है कि वे ये जो ये जो अरेंजमेंट है उसको वे कैंसिल कर रहे हैं। सेबिया का कहना है वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि वो यूरोपियन रूल्स जो है, यूरोपियन यूनियन के रूल्स है, उसके नीचे आ जाए। यूरोपियन यूनियन के ज़्यादा से ज़्यादा देश ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हैं कि इंडिया से जो लोग यूरोप आते हैं वो वीज़ा पहले लेकर फिर बाद में आए। और सेबिया का ये भी कहना है कि वो ये चाहते हैं कि गैर कानूनी इमिग्रेशन को वे रोकना चाहते हैं। उनका कहना है कि कई लोग सेबिया में आ जाते हैं, कई लोग भारत से भी आ जाते हैं बिना वीजा के, क्योंकि वीजा की जरूरत, फिर बाद में भी सेबिया से चुपके से और यूरोपियन देश में जाते हैं, जिससे कि और यूरोपियन देश है वो खुश नहीं है। उनका कहना है कि सेबिया को भी इंडिया के लोगों के ऊपर वीजा लगाना चाहिए, या वीजा लेकर ही इंडिया के लोग सेबिया आ सके। तो अब सेबिया का कहना है कि जितने भी नागरिक हैं उनको वीजा पहले लेकर अब सेबिया आना पड़ेगा। उनका कहना है कि पहले लोग आते थे, सेबिया आ जाते थे, फिर सेबिया से भागकर वे और यूरोपियन देश जाते थे बिना वीजा के। जी, उमेंद्र जी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपसे बातचीत जारी रहेगी। जरूर। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRPA 1110 ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ प्रोग्राम खबरसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ स्वागत है। उमेंद्रा जी, मेरे यहाँ पर घर जब बन रहा था तो एक वहां पर मिस्त्री था, वो हर बात पर कहते था कि मुझे पहले नक्शा दिखाओ। अभी प्रधानमंत्री के बयान से भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि हेल्थ डील के बारे में मैं तब बात करूंगा जब मुझे आउटलाइन दिखाई जाएगी। तो इसका क्या मतलब है? गौरव जी शायद उनका भी कोई मिस्त्री हो, उन्होंने भी उनको ये बतलाया होगा कि हेल्थ डील साइन करने से पहले आप एक कोई नक्शा देखो, फिर ही उसके बाद डील साइन। गौरव जी बहुत महीनों से हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके फाइनेंस माफ हेल्थ मिनिस्टर और फेडरल सरकार तथा जो प्रोविंशियल सरकार है, हमारे 12-13 प्रोविंशियल सरकार है, टेरिटोरियल सरकार है, उनके बीच तनाव चल रही है हेल्थ केयर के बारे में। जो प्रोविंसेस है वो डिमांड कर रहे हैं कि फेडरल सरकार को हमें और हेल्थ केयर पैसे देने चाहिए। उनका पिछले 2 साल से पैंडेमिक के दौरान ये पता चल गया कि जितना भी हेल्थ केयर के पैसे फेडरल सरकार से मिल रहे हैं वो बहुत ही कम है। तो वे और पैसे चाहते हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना, हाँ हम पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले और ज्यादा पैसे देने से पहले हम कि जो प्रोविंशियल सरकार है वो हेल्थ केयर रिफॉर्म करने के लिए राजी हो जाए। और गौरव जी आपको मालूम रहे, हमने बात की थी 2 महीने पहले वैंकूवर में मीटिंग हुई थी। हमारे जो फेडरल हेल्थ मिनिस्टर है, जो प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर्स, उनके बीच बातचीत हुई थी। उस समय हमारे फेडरल हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा था, हाँ हम और ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। फिर 2 दिन बाद उन्होंने कहा नहीं, हम अग्रीमेंट पर नहीं पहुंच पाए। और उन्होंने भी उस समय ये कहा था कि जो प्रोविंशियल सरकार है, प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर्स है, वो हेल्थ केयर रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अगर और पैसे चाहते हो तो हम हेल्थ केयर को रिफॉर्म करना पड़ेगा। और जो हेल्थ केयर माफ करना, जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स है, प्रोविंशियल प्रीमियर्स है, उनका कहना है जिस तरह के हेल्थ केयर जस्टिन ट्रूडो चाहते हैं उस तरह के हेल्थ केयर के लिए रिफॉर्म के लिए हम तैयार नहीं है, हम राजी नहीं है। तो इसीलिए गौरव जी इन दोनों ग्रुप्स के बीच वाद विवाद हो रही है। और अब हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हेल्थ केयर को तो छोड़ दो, हम जो प्रीमियर्स है उनसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं है।
जब तक कि जो प्रीमियर्स है वो हेल्थ केयर रिफॉर्म के किसी आउटलाइन, किसी तरह की आउटलाइन उनके पास नहीं भेजते, जिस आउटलाइन से, जिस नक्शा से जस्टिन ट्रूडो खुश हैं, तभी वो उनसे मिलेंगे। और अब यही उनके सामने ये एक बहुत ही बड़ा रोड ब्लॉक बना हुआ, जो प्रीमियर्स है वो डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो उनसे मिले, उनसे बातचीत करे। और जस्टिन ट्रूडो का कहना है, नहीं नहीं, हम आपसे मिलने वाले नहीं है जब तक कि आप हेल्थ केयर रिफॉर्म की आउटलाइन हमारे पास नहीं भेजते हो तब तक। जी, उमेंद्र जी, एंटी वैक्सीन वालों का जो प्रदर्शन था, फ्रीडम कॉन्वॉय की बात कर रहा हूँ, पिछले सारा साल चर्चा होती रही। अभी एक और सूचना मिली है कि वर्ल्ड यूनिटी की तरह वो एक फिर से कॉन्वॉय कर सकते हैं, मैनिटोबा में हो सकता है। तो इस बात को कितना सच माना जाए? गौरव जी, उनकी जितने उनकी लीडर होते तो कोई कुछ ये कहता है, कोई कुछ और कहता है गौरव जी। लेकिन पहले ये कहा था कि शायद फरवरी में जो एनिवर्सरी होगा, आपको मालूम रहे पिछले फरवरी में ओटावा में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जितने ट्रकर्स थे वहां पर गए थे और उन्होंने ओटावा के जो पार्लियामेंट एरिया इलाका है वहां पे रोक दिया था। कई लोग घर में ही फंसे पड़े थे, काम पर नहीं जा पा रहे थे, स्कूल पे नहीं जा पा रहे थे। फिर हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इमरजेंसी एक्ट को इन्वोक करके, इमरजेंसी एक्ट को इन्वोक करके उन्होंने जबरदस्ती आरसीएमपी की पावर्स को बढ़ाकर वहां से ट्रक्स को हटाया था गौरव जी। और अब इन ऑर्गेनाइजर्स का कहना, उनके जो कुछ ऑर्गेनाइजर्स, उनका कोर्ट केस अभी भी चल रहा है गौरव जी, 1 साल हो गए लेकिन अभी भी उनका केस चल रहा है। तो अब ये ऑर्गेनाइजर्स, कुछ ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि हम एक फ्रीडम कॉन्वॉय की एनिवर्सरी प्रोटेस्ट हम ऑर्गेनाइज करेंगे ओटावा में, ये फरवरी 2023 यानी कि आने वाले फरवरी में। तो कुछ लोग कह रहे थे ओटावा में ऐसा होगा, तो आरसीएमपी का कहना था कि वे तैयार रहेंगे इस प्रोटेस्ट के लिए। और अब एक फेसबुक पोस्ट में जो ऑर्गेनाइजर है, उनकी एक ऑर्गेनाइजर है, उनको अपने आप को कनाडा यूनिटी प्रोटेस्ट कह रहा है। वो कह रहा है कि अब हम विनिपेग में, फरवरी में विनिपेग में ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा है कि क्या वे कैंसिल कर देंगे, जो प्रोटेस्ट वे प्लान करने के कर रहे हैं उसको कैंसिल, ओटावा का प्रोटेस्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। उन्होंने केवल यही कहा है कि कनाडा यूनिटी की जो प्रोटेस्ट होगी, वो उस फ्रीडम कॉन्वॉय की एनिवर्सरी पर प्रोटेस्ट फरवरी 17 तारीख से 30 तारीख तक 2023 में गौरव जी विनीपेग में ये होगा। क्या है कि जो फाउंडर है, ऑर्गेनाइजर है बाउडा, उनका कहना है कि उन्होंने विनिपेग को इसलिए चुना है क्योंकि विनिपेग शायद कनाडा के बीच में है। तो ईस्ट कोस्ट से लोग आ सकते हैं, वेस्ट कोस्ट से आ सकते हैं, नॉर्थ साउथ से लोग आ सकते हैं विनिपेग आकर वहां पे प्रोटेस्ट। का कहना है कि ये केवल 3 दिन का प्रोटेस्ट रहेगा, 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक फरवरी में। लेकिन गौरव जी, आपको मालूम रहे कि पिछले बार जो ये फ्रीडम कॉन्वे की प्रोटेस्ट शुरू हुई थी ट्रक्स की, तो वे कह रहे थे कि हम केवल ओटावा जा रहे हैं, वहां पे जाकर एक पिटीशन प्रेजेंट करके हम वापस आ जाएंगे। लेकिन एक बार जब वे वहां पहुंच गए, कहना था नहीं नहीं नहीं, वापस नहीं जा रहे हैं, हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। पहले वे मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, फिर प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, फिर वो ये चाहते थे कि वो गवर्नर जनरल से मिले, फिर उनका ये डिमांड था कि नई इलेक्शन बुलाई जाए। तो गौरव जी, उनका ये कहना कि ये 3 दिन का प्रोटेस्ट होगा, क्या हम इस पे विश्वास करें या नहीं? मुझे तो विश्वास नहीं है। मुझे ये भय है कि इस तरह का प्रोटेस्ट अगर विनिपेग में हुआ या ओटावा में या हुआ या दोनों जगह हुआ, तो ये प्रोटेस्ट जो है, ये जो अभी ऑर्गेनाइजर्स प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, उनके हाथ से बाहर हो जाएगा। और जो कुछ प्रोटेस्टर्स हैं वहां पर शायद वो 3 दिन नहीं, शायद 3 महीने तक वहां पर रहे। जी, उमिंद्रा जी, अब आखिर आखिर दिन चल रहे हैं साल के, बहुत सारी सेल्स लगी हुई है, बॉक्सिंग डे है, तो लोग धड़ाधड़ चीजें खरीद रहे हैं। अभी एक स्टडी सामने आई है, वो लोगों को सलाह दे रही है कि आप जल्दबाजी मत कीजिए, लेकिन लोगों को इंटरनेट सिक्योरिटी नहीं चाहिए, उनको डिस्काउंट तक मतलब है। तो इतने लापरवाह क्यों है लोग? क्योंकि ये देखते हैं कि सस्ते में जो कुछ मिल रहे हैं वो खरीदना चाहते हैं गौरव जी। आज मैं भी सुबह सुबह देख रहा था कि एक का वैक्यूम बहुत सस्ते में मिल रहा था किसी साइट पर, और बहुत ही सस्ता था गौरव। जब मैं वहाँ साइट पर देखा तो इतना सस्ता था, और जो साइट था वो साइट को मैं पहचान नहीं पाया, अमेज़न नहीं था, साइट नहीं था। तो फिर मैंने खरीदा नहीं, क्योंकि
इस पे मुझे ट्रस्ट नहीं था, इस साइट पे मुझे मालूम ही नहीं कौन सा ये साइट था। उससे ये बेहतर होगा कि मैं अमेज़न जो साइट है उस पे जाकर खरीदूँ। ये नहीं कि मैं अमेज़न को प्रमोट कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये एक साइट जो है, जो वेरिफाइड साइट है, यानी कि आप जानते हो, जैसे कि कैनेडियन टायर हो या कोई और बड़ा-सा ऐसा साइट हो जिसको आप पहचान सकते हो, तो जहाँ पर आप अपना सामान रिटेन कर सकते हो, जिसको आप कॉल भी कर सकते हो गौरव जी, तो आप जाकर वहाँ पर आप जाकर सामान खरीदें, यही एक्सपर्ट्स का कहना है। उनका ये कहना है कि अगर आप यहाँ पर खरीदें, ये ऐसे साइट्स पे खरीदें जिसको आप पहचानते नहीं हैं, अगर आप वहाँ पर खरीद लेंगे, तो शायद आपकी सामान जो वो आपके पास आए नहीं, आपको जो क्रेडिट कार्ड है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, उसको आप अगर $50 में कुछ खरीद, तो वे $100 आपको चार्ज कर लेंगे, शायद और ज़्यादा भी चार्ज कर लेंगे और शायद गौरव जी सामान आपके पास भेजेंगे ही नहीं। यही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और कुछ और ऐसे एक्सपर्ट्स हैं गौरव जी, जो जैसे कि वॉरेन बफेट जो अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर है, लोग उनको मानते हैं कि वो एक तरह के गुरु हैं। उनको अ, माना जाता है कि वो एक तरह का बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट है। तो उनका कहना है कि कोई आप पैसे जो अपने खर्च मत कीजिए, अपने पैसे बचा कर रखिए, क्योंकि आने वाले साल जो है 2023 में उन्हें लोगों को मालूम नहीं क्या होने वाला है। स्टेबिलिटी हो गौरव जी आगे चलकर, और उनका ये कहना है कि कोई भी बड़ा सामान आप खरीद, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, और अगर आप कर सकते हो, अपने आप को रोक सकते हो, तो छोटे-छोटे सामान भी मत खरीदिए। वही सामान खरीदिए जिसको आपको और आपके परिवारजनों को बहुत ही ज़रूरत है, और सामान मत खरीदिए। वो इसलिए क्योंकि आगे चलकर शायद अगले कुछ महीने में 6 महीने आपको पैसों की बहुत ज़रूरत हो, तो अपने पै जी। सुमिंद्रा जी, सारे साल का लेखा-जोखा हो रहा है, तो इसी बीच एक और रिपोर्ट सामने आई। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कनाडा में पुलिस शूटिंग की घटनाएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। हाँ जी, उनका ये कहना है कि पुलिस जो शूटिंग है वो इस साल, 2022 में और ज़्यादा बढ़ गई है, और सालों के मिलान में। पहले जैसे 2021 में, 2020 में उतनी ज़्यादा शूटिंग्स नहीं थी। लेकिन गौरव जी अगर आप देखो तो 2020 में और 2021 में शायद पैंडेमिक के दौरान लोग बहुत कम बाहर जाते थे, बहुत कम पुलिस इंसिडेंट्स होती थी, बहुत कम कम पुलिस चेज़ेज़ होती थी गौरव जी, शायद इस कारणवश। लेकिन कोई भी कारण हो, रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि 2022 में जितनी पुलिस शूटिंग्स हुई है कनाडा में, वो ये और सालों के मिलान में ज़्यादा है, और ये जिन लोगों ने ये रिपोर्ट लिखा उनका कहना है वो इसलिए कि शायद पुलिस और ज़्यादा अग्रेसिव है, पुलिस की ये उतनी कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए ये माँग की जा रही है, जैसे कि वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट इस बारे में विचार कर रही है कि पुलिस ऑफिसर्स, सभी पुलिस ऑफिसर्स को कनाडा में उनकी बॉडी आर्मर के साथ-साथ एक कैमरा होना चाहिए, कि यानी कि उनकी यूनिफ़ॉर्म में एक कैमरा होना चाहिए, जिस तरह की हमारे डोर नॉब की कैमरा है कि आपके डोर पर कैमरा लगा हो, वो कैमरा से दिखता है बाहर क्या हो रहा है। उसी तरह अगर पुलिस ऑफिसर्स के यूनिफ़ॉर्म में, सभी पुलिस ऑफिसर्स के यूनिफ़ॉर्म में कैमरा लगा हो, तो हमें दिखाई देगा कोई भी इंसिडेंट हो, चाहे वो किसी कार को स्टॉप किया हो, या किसी को गिरफ्तार किया हो, या किसी को शूट किया हो, तो पूरा दिखाएगा उसमें कि क्या होता है। जैसे कि मान लो कि आपकी कार में जो डैश कैम कैमरा होता है, एक्सीडेंट होता है तो सभी उसका हाल जो है, आँखों देखा हाल उसी में होता है, रिकॉर्डेड होता है, आप देख सकते हैं, आईसीबीसी देख सकते हैं कि क्या हुआ, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ। इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुलिस की जो यूनिफ़ॉर्म में अगर वीडियो कैमरा हो, तो सभी को मालूम होगा, और पुलिस ऑफिसर्स की भी मालूम होगा कि अगर वो कोई गलत काम करेंगे, कोई गलत कदम उठाएँगे, तो सभी कुछ रिकॉर्डेड होगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है ये पुलिस बॉडी कैमरा होना बहुत ही ज़रूरत है, और वैंकूवर की पुलिस बोर्ड इस बारे में विचार कर रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे मेट्रो वैंकूवर में किसी और पुलिस डिपार्टमेंट के पास ये पॉलिसी नहीं कि उनके ऑफिसर्स को बॉडी कैमरा पहनना चाहिए। जी। सुमित्रा जी, यहाँ पर एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपसे बातचीत फिर जारी रहेगी। ज़रूर। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
उमेदरा जी, हमारे इलाके के लिए, डेल्टा के लिए, सरी के लिए, वैंकूवर के लिए एनवायरनमेंट कनाडा ने फिर से एक वार्निंग जारी की है। यहाँ पर भी फ्लड आ सकते हैं, तो काफी ज्यादा इसकी हाई पॉसिबिलिटी है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? हाँ, गौरव जी, वो इसलिए क्योंकि 2-3 जो वार्निंग्स आई हुए, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी स्नो तो चलेगी जैसे कि आपने कहा, लेकिन यहाँ पर गौरव जी रेन की फोरकास्ट है, रेन की फोरकास्ट सारे मेट्रो वैंकूवर में, ब्रिटिश कोलंबिया में भी है। और गौरव जी, साथ-साथ में किंग टाइड है, किंग टाइड का मतलब ये है कि जो सबसे ऊँची टाइड है, वो आ रही है समुद्र से। तो जो नदियों की पानी है, एक तो ज़्यादा बारिश के कारण, स्नो के कारण वैसे ही जो नदियों के पानी है वो ऊपर ही है, लेवल्स ऊपर है। और साथ में जब किंग टाइड्स बाहर से समुद्र से ऊँची-ऊँची लहरें, वेव्स अंदर आती है तो जो नदियों की पानी है वो रुक जाती है एक तरह से और उनकी बैंक से ओवरफ्लो हो जाती है। साथ-साथ में डेल्टा जैसे कि डेल्टा इलाके में डेल्टा के मेयर ने जो झावी ने ये वार्निंग दी है कि उनकी जो 2-3 इलाके हैं यहाँ पर है, जैसे कि बाउंड्री बे इलाके में जो घर समुद्र के पास है, आस-पास है, वहाँ पर कोई 200 घर हैं गौरव जी। उन्हें वहाँ पर फ्लडिंग की फ़ोरकास्ट दी गई है, लोगों से ये वार्निंग दी गई है लोगों को कि वे बच के रहें और वो इसलिए क्योंकि जब टाइड ऊँची होगी आज सुबह गौरव जी, तो समुद्र से पानी वॉल से ऊपर होकर समुद्र के जो वॉल है, सी वॉल से उससे ऊपर होकर घरों की तरफ रेसिडेंशियल इलाकों में आ सकती है। तो डेल्टा के तो यहाँ पर 2 इलाके हैं गौरव जी, एक बाउंड्री बे इलाका है, एक ग्रोव इलाका है और यहाँ पर फ्लड होने की वार्निंग दी जा रही है। लेकिन और भी इलाके हैं जहाँ पर समुद्र के पानी गौरव जी रेसिडेंशियल एरियाज़ में आ सकते हैं और स्टैनली पार्क में भी ये वार्निंग दी गई है। स्टैनली पार्क में आपको मालूम है वहाँ पे सी वॉल है, सी वॉल पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर टहलने के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। लेकिन लोगों से मांग की गई है कि वे स्टैनली पार्क के सी वॉल से दूर रहे। आप देख सकते हैं आप जब स्टैनली पार्क के सी वॉल पे जाएँ तो सी वॉल समुद्र से दूर है, ऊँची है। लेकिन ये वार्निंग दी गई है कि समुद्र के पानी स्टैनली पार्क के सी वॉल के ऊपर से होकर टाइड्स जो है लहरें इतनी ऊँची होंगी गौरव जी, वेव्स इतनी ऊँची होंगी कि वे सी वॉल से ऊपर होकर स्टैनली पार्क के अंदर पानी समुद्र के पानी आ सकती है और इसीलिए लोगों से मांग की गई है कि वे स्टैनली पार्क के सी वॉल के पास नहीं जाएं और स्टैनली पार्क के वो इलाका बंद कर दिया है गौरव जी, बंद कर दिया गया है जहां पर गौरव सी वॉल्स है जहां पर लोग ज्यादातर वॉक के लिए जाते हैं। जी, उमेंद्रा जी, ओकनागन के पास जो बस का एक्सीडेंट हुआ, काफी बुरे हालात से, अभी इंटीरियर हेल्थ से एक रिपोर्ट आ रही है कि बाकी के जो पेशेंट जिनका इलाज चल रहा है, वो ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, ये तो खुशखबरी है लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि 4 लोगों की मौत हो गई है इस एक्सीडेंट में गौरव जी और लोग अभी आरसीएमपी जो है इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ और जो पैसेंजर्स है गौरव जी, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि इन हालातों में जब रास्ते की सिचुएशन हाईवे की सिचुएशन इतनी बुरी थी, तो क्यों नहीं हाईवे बंद कर दी गई थी गौरव जी। इसमें जैसे कि मैंने कहा कि क्रिसमस ईव को 6 बजे यानी कि शनिवार को 6 बजे शाम के समय ये एक्सीडेंट मेरिट के ईस्ट पर हुई लून लेक के पास और ये बस जो था गौरव जी केलोना से वैंकूवर आ रहा था और गौरव जी ये हाईवे 97 सी के पास था और ये बस उलट गया। वीडियो में ये दिखाया गया है गौरव जी कि ये वेस्ट बाउंड बस अपने साइड पर गिरा हुआ है और 4 लोग कन्फर्म हुए हैं, 4 लोगों की मौत हुई गौरव जी और कई पैसेंजर्स 54 पैसेंजर्स और हैं जो जिन्हें ट्रीटमेंट दी जा रही है और इंटीरियर हेल्थ का कहना है जैसे कि आपने कहा कि ये खतरे से बाहर है, इनकी इलाज की जा रही है। लेकिन गौरव जी पैसेंजर्स सवाल कर रहे हैं कि इस हाईवे को बंद क्यों नहीं कर दिया गया था? एक पैसेंजर गौरव जी माफ करना जस्टिन मैकेलन का कहना था कि वे सो रहे थे, वो जब उन्होंने सुना कि कोई चिल्ला रहा है और बस अचानक से अपनी साइड पर गिर गया, एक तरफ गिर गया। इट हैपेंड सो फास्ट जस्टिन मैकलेन ने कहा। वन ऑफ द गाइज बिहाइंड अस ओपन्ड अप द रूफ हैचेस फॉर अस आई वाज इन शॉक। उनका कहना है कि इतना जल्दी से सब कुछ हुआ कि वो सो रहे थे और किसी ने चिल्लाया तो जब वो जागे तो देखा कि बस अपने साइड पे गिर रहा है।
उनका कहना है कि उनके पीछे एक आदमी ने जो बस के रूफ पर गौरव जी हैच होता है, एस्केप हैच होता है, उसको खोला और वहां से लोग निकले। उनका कहना है कि वो बिल्कुल शॉक में था और वहां से वे निकले और उनका कहना है कि इस तरह के सीन कभी भी उन्होंने नहीं देखे। एक और पैसेंजर गौरव जी गुरमेल राठौर का कहना है कि वे जाग रहे थे जब उन्होंने देखा कि बस स्लाइड हो रहा है। और उनका भी कहना है, राठौड़ का भी कहना है कि इतना जल्दी से सब कुछ हुआ। उनका कहना है कि 5 या 10 सेकंड में ये बस स्लाइड होते-होते अपने साइड पर गिर गया। और उनका कहना है कि जब देखा तो वे जब वे हटे तो देखे कि बस अपने साइड पर थे और उन्होंने भी वो जो एस्केप हैच है रूफ में, वहां से निकल कर वे भाग कर बाहर आए। इट जस्ट कंप्लीटली आई वाज जस्ट कंप्लीटली disoriented because we flipped onto our side. So I was trying to figure out where exactly I was facing, which way was up, which was down, which was left and right. राठौर ने कहा उन्हें मालूम नहीं था कि वे कहाँ पर थे, किस तरह से थे, क्योंकि वो डिसोरिएंटेड हो गए थे, क्योंकि बस अपने साइड पे हो गया तो उन्हें मालूम नहीं किस तरफ ऊपर था, किस तरफ नीचे था गौरव जी। पुलिस का कहना है कि बस जिसका ड्राइवर जो था, कंपनी ई बस कंपनी का नाम है ई बस, उसका ड्राइवर था जो था, उन्होंने कहा कि बस अपने साइड पे रोल हो गया जब उन्होंने अपनी कंट्रोल खो दी बस की। और जस्टिन मैकेलन जो पैसेंजर था गौरव जी, उनका कहना है कि जो पेडेस्ट्रियंस थे, वो पास-पास में जो लोग थे, उन्होंने आकर उन्हें मदद की। गौरव जी, ये इसकी इंक्वायरी अभी भी चल रही है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से ड्राइवर ने कंट्रोल लूज़ कर दिया। क्या ड्राइवर का कसूर था या बस में कुछ प्रॉब्लम था जिससे कि उन्होंने अपनी कंट्रोल लूज़ कर दी। जी, उमेंद्र जी, इसी बीच जो लोग मारे गए उनके फ्यूनरल के लिए एक फंड रेजिंग भी की जा रही है और पंजाबी मूल का एक व्यक्ति था करणजोत सिंह सोढी, उसकी भी इसमें मौत हो गई थी। हाँ जी, उसकी भी हो गई थी और ये फंडरेजिंग की जा रही है उनके जो लोग जख्मी हुए तथा जो लोग जिन लोगों की मौत हो गई है, उनकी फ्यूनरल के लिए पैसे इकट्ठी की जा रही है। और साथ-साथ जैसे कि आपने कहा कि एक साउथ एशियन आदमी की भी मौत हो गई है इसमें और उसकी भी कम्युनिटी और परिवारजन फंड-रेज़िंग कर रहे हैं उनके फ्यूनरल के लिए गौरव। जी, उमेंद्रा जी, पेंटिंगटन में एक मसाज थेरेपिस्ट थे, उनको सजा सुना दी गई है, उन पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के चार्जेस थे। हाँ जी, उन्हें बैन कर दिया गया है। बैन कर दिया गया है गौरव जी कि वे फिर से मसाज थेरेपिस्ट का काम नहीं कर सकते हैं। जबकि सेक्सुअल असॉल्ट की उनके खिलाफ ये रिपोर्ट मिली है कि ये उनको कन्विक्ट किया गया। उनका नाम है गौरव जी लेनर्ड कैरेक और वे रहे थे व्हाइट रॉक में पहले रहे थे। वहाँ पर भी उन्होंने काम की थी फिजिकल थेरेपिस्ट की, मसाज की। सरी में भी, पेंटिंगटन में भी ये जब उनकी ये मिसकॉन्डक्ट की इन्वेस्टिगेशन की गई है और ऐसा बताया जाता है कि उन्हें 25 ईयर्स तक यानी 25 साल तक बैन कर दिया गया कि 25 साल तक वे काम नहीं कर सकते एज अ मसूस और फिजिकल थेरेपिस्ट। और साथ-साथ में उन्हें $105,000 की फाइन दी गई कि वे पे करें $105,000 फॉर सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट। लेनर्ड कैरेकिक जो गौरव है जिसकी मैंने पहले कहा अभी पेंटेक्टिन में काम कर रहे थे लेकिन पहले वो व्हाइट रॉक और सरी में भी काम कर रहे थे और उन्हें गिल्टी पाया गया है कि उन्होंने प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट और अनप्रोफेशनल कंडक्ट की चार्जेस में उन्हें गिल्टी पाया गया है। 2012 और 2019 के बीच फीमेल पेशेंट्स के साथ गौरव जी एक डिसिप्लिनरी पैनल ने उन्हें अगस्त 5 पर गिल्टी पाया गौरव जी। और दिसंबर 21 तारीख को कॉलेज ऑफ मसाज थेरेपिस्ट और बीसी ने उन्हें 25 ईयर्स के लिए बैन किया है। $105,000 की फाइन की गई है। गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि ना तो केवल वे ब्रिटिश कोलंबिया में लेकिन कहीं पर भी वे मसाज थेरेपिस्ट का काम कनाडा में नहीं कर पाएंगे जनवरी 1 2048 तक। और उनको फाइन और कॉस्ट टोटल जो हुआ है उनको पे करना पड़ेगा लगभग $106,000 गौरव जी। और 6 भूतपूर्व उनके क्लाइंट्स जो हैं उन्होंने आकर रिपोर्ट दी कि कैरेक ने किस तरह से उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया है 2012 से लेकर 2019 के बीच।
जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि लैंगली में एक कॉन्डो कॉम्प्लेक्स की दीवार धँस गई है, तो उसको खाली करवा लिया गया था। क्या पूरी रिपोर्ट क्या है इसके बारे में? हाँ जी, गौरव जी, ज़्यादातर इस तरह की रिपोर्ट हम इंडिया से सुनते हैं कि बिल्डिंग गिर गई है, तो लोगों को वहाँ से हटाया गया है, इवैक्यूएट किया गया। लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग नहीं गिरी है, लेकिन लैंगली में एक कॉन्डो की जो रिटेनिंग वॉल थी गौरव जी, वो बकल हो गई, यानी कि टूटने लगी एतवार को अचानक। और इसीलिए कॉन्डो में जितने भी लोग थे, जितने भी यूनिट्स थे, सभी को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया, सभी को यहाँ से निकाला गया। ऐसा बतलाया जाता है ये जो बिल्डिंग है, ये कॉन्डो यूनिट मिशोद क्रेसेंट पर है, और ये दूसरी बार है इस साल कि ये दीवार जो बाहर में जो रिटेनिंग वॉल है, ये नई बिल्डिंग के रिटेनिंग वॉल है गौरव जी, ये नई बिल्डिंग है, वो भसकने लगा, यानी कि बकल होने लगा, और और थोड़ा टूटने लगा। इससे रेसिडेंट्स का कहना है कि उन्हें ये भय था कि ग्राउंड जो है वो भसक जाएगी और बिल्डिंग गिर जाएगी, इससे वे वहाँ से बाहर आ गए, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। जॉन रॉबिन्सन गौरव जी जो फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पर रहती है, उनका कहना है कि जब उन्होंने देखा कि वो क्रैक हो रही है, दीवार क्रैक हो रही है, रिटेनिंग वॉल क्रैक हो रही है, वो ऐसा साउंड कर रहा था जैसे कि आइस क्रैक हो रहा है। तो आई थॉट समबडी वाज walking across my balcony. It was still icy and it was extremely loud cracking. It sounded like some kind of a snowman was walking on the ice, she said. और जब वो वहां जाकर देखी तो आइस नहीं, लेकिन दीवार टूट रहा था, रिटेनिंग वॉल टूट रहा था, और वे और उनके नेबर्स वहां से तुरंत ही बाहर आ गए, और लोग जो यूनिट में रहते उनको से भी मांग की कि वे भी बाहर आ जाए। गौरव जी, उन्होंने ये भी कहा है कि 2 महीने पहले भी इसी तरह से दीवार क्रैक हो रहा था, फिर बाद में उन्हें रिपेयर कर दिया गया, और एक बार फिर से ये 1-2 महीने में 2 बार है, दूसरी बार है कि दीवार जो रिटेनिंग वॉल है वो क्रैक हो रही है। उनका कहना है कि ये कॉम्प्लेक्स का जो कस्टोडियन है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास 2-3 बार गई है, लेकिन कंपनी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, और रिपेयर भी नहीं किए, ठीक से रिपेयर भी नहीं किया। और उनका कहना है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो उनको दोषी ठहराएंगे जो कुछ भी यहाँ पर डैमेज हुआ उसमें। जी, हाँ, उमेंद्रा, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे हैं कि G20 में वो अपना पीस फ़ॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर दें, तो ये राजनीति है या उनको उससे सच में कोई उम्मीद है? गौरव जी, उनको सच में कुछ उम्मीद है, वो इसलिए क्योंकि पहले ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लोग प्रधानमंत्री मोदी और इंडिया के सरकार और इंडिया से खुश नहीं थे, क्योंकि इंडिया की सरकार ज़्यादातर रशिया को सपोर्ट तो नहीं कर रही थी, लेकिन रशिया को क्रिटिसाइज़ भी नहीं करती, रशिया को इस युद्ध के बारे में ब्लेम भी नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी और इंडिया G20 जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ है, जो इस दुनिया के 20 सबसे अमीर, सबसे बड़े इकोनॉमी वाले देश है 20। यूनाइटेड नेशन से भी सब बहुत पावरफुल है ये G20 कंट्रीज गौरव जी। उसके चेयरपर्सन अब इंडिया है और प्रधानमंत्री मोदी है। तो इसीलिए ज़ेलेंस्की मोदी के ऊपर अब दबाव डाल रहे हैं, उनसे सलाह ले रहे हैं, उनके दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मोदी से फ़ोन करके उनसे बातचीत की। वाशिंगटन डीसी से जाने के बाद शायद यहाँ पर जो वाशिंगटन में जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है और उनके जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन सरकार के लोग हैं, स्ट्रेटेजिस्ट है, उनसे शायद ये कहा होगा कि आप मोदी को अपने तरफ करो, क्योंकि मोदी और इंडिया अभी G20 कंट्रीज के इंचार्ज में है, चेयरपर्सन है, उनको अपने तरफ ले कर लो। अगर आप उनको अपने तरफ कर लेते हो तो शायद आपको और ये रशिया से पीस अग्रीमेंट रीच करने में और फायदा होगा जी, और मदद। इसीलिए उमेंद्रा जी, शायद आज के लिए आप जी, इसीलिए शायद उन्होंने मोदी से बातचीत की है और उनसे ये मांग की है कि वह रशिया से बातचीत करके पीस अग्रीमेंट बनाए। जी। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।